नमस्कार साथियों, एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आरयूएचएस के 2022 के पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप भी हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और मैं इन प्रश्नों की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा उसी चैप्टर से संबंधित। इसलिए हर बात को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना है, अच्छे से समझना है और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको अधिक से अधिक नॉलेज जो है वो गेन करने की कोशिश करनी है। मैं प्रयास करूंगा कि हर क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी तथ्य है, जो भी थ्योरी है, वो मैं आपको साथ साथ बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में बोला है एक HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपको दे रखा है 3.2 गुणा 10 की घात -3 कूलम मीटर। अच्छा, पहली बात, द्विध्रुव आघूर्ण का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है आवेश और गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? जब आपके पास दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी एक माइनस का Q और एक प्लस का Q, है ना, दो समान परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो, अत्यल्प दूरी पर हो, तो इस संयोजन को अपन क्या बोलते हैं? एक द्विध्रुव बोलते हैं और इस दूरी को अपन 2a से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहां पे हमारे पास इस प्रश्न के अंदर आपको जानकारी क्या दे रखी है? आपको आयन के मध्य की दूरी जो है वो ज्ञात करनी है, यानी आपको इस 2a का मान ज्ञात करना है। तो यदि अपन पक्षांतरण करेंगे तो ये q जो है ये बट्टा में आ जाएगा, यानी जो 2a है, आवेशों के मध्य की दूरी है, वो आ जाएगा p बट्टा q। p का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है उसको अपन P से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण जो है वो होता है आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण समान होता है, सिर्फ चिन्ह का फर्क होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश। तो उनमें से किसी का भी परिमाण ले लो आप और उसको दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से गुणा कर दो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण P, है ना, जिसका सूत्र होता है आवेश गुणा उनके मध्य की दूरी। अच्छा, अब मुझे दूरी निकालनी है तो मुझे P बट्टा आवेश करना पड़ेगा। और बात यह है कि HCl के अणु में, अच्छा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि HCl में आयनिक बंध होता है और जिसमें आपको पता होगा कि एक तो होता है H+ और Cl-, H+1 और Cl-1, यानी दोनों के ऊपर आवेश जो है वो +1 और -1 होता है। अच्छा, +1 और -1 कूलम नहीं, +1 और -1 कूलम नहीं, +1 इलेक्ट्रॉन के जितना आवेश और -1 इलेक्ट्रॉन के जितना आवेश, है ना। तो यानी यहां पे आवेश जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला आवेश आपको काम में लेना है और 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है, लेकिन यहां पे जो हाइड्रोजन का जो आयन है H+, उसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन जितना धनावेश है। और जो क्लोरीन का आयन है Cl-, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इस कारण उस पर 1 इलेक्ट्रॉन के जितना ऋणावेश आ जाएगा। तो अब मुझे पता है Q का मान मुझे रखना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और इस प्रश्न के अंदर P का मान आपको दे रखा है। P का मान है 3.2 गुणा 10 की घात -30 कूलम इंटू मीटर और Q का मान हमको पता लग गया कि भाई HCl के अणु में H+ और Cl- दोनों पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, यानी Q की जगह 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम हमको रखना है। तो यहां से अपन जब दोनों मान रखेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा P। P का मान आ गया 3.2 गुणा 10 की घात -30 और बट्टा में 1.6 गुणा 10 की घात -19। अच्छा, दशमलव समान अंकों के बाद है, दोनों में दशमलव के बाद एक
एक अंक है तो दशमलव से दशमलव आप हटा सकते हो, और 16 से 32 कट गया 2 बार, और 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 गुणा 10 की घात -30 और प्लस का 19, है ना। तो पीछे 10 की घात माइनस का आपके पास क्या बच जाएगा, 11। तो जो दूरी है 2a, उसका मान आ गया 2 गुणा 10 की घात -11 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। उम्मीद करता हूं मैंने जो भी बातें आपको विद्युत द्विध्रुव से संबंधित बताई वो सारी बातें आपने अच्छे से सुनी होगी, कि एक विद्युत द्विध्रुव से आशय होता है दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर हो, बहुत कम दूरी पर उपस्थित हो, इसी संयोजन को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और किसी भी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है आवेश गुणा उनके मध्य की दूरी, है ना। यह है द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो यदि आपको दूरी निकालनी है तो आवेश बट्टा में आ जाएगा, तो दूरी निकालने के लिए आपके पास सूत्र हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण और बट्टा में प्रत्येक आयन का आवेश। और मैंने आपको बताया HCl में H+ और Cl- दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश होता है, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है ना। और धनावेश और ऋणावेश और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो आपने P को Q से विभाजित किया, द्विध्रुव आघूर्ण को आवेश से विभाजित किया, तो आपको दोनों आयनों के मध्य की दूरी मिल गई। बहुत सारी बातें आपको इस प्रश्न के माध्यम से समझने को मिली। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 12 माइक्रोकूलाम और 8 माइक्रोकूलाम के दो आवेश है जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक आवेश Q1 है जो है 12 माइक्रोकूलाम, माइक्रो मतलब 10 की घात -6 कूलाम। अच्छा, दूसरा आवेश Q2 है जिसका मान है 8 माइक्रोकूलाम, यानी 8 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो यानी 10 की घात -6 होता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी यानी R दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। सेंटी मतलब 10 की घात -2, है ना। 10 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। बोला है इस 10 सेंटीमीटर दूरी से, ये है R1 10 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर से इन दोनों के मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर करनी है। इतना करने में कार्य कितना करना पड़ेगा, वो कार्य आपको निकालना है। तो पहले दूरी 10 सेंटीमीटर थी, बाद में यही दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब आपको यहां पे निकालना है किया गया कार्य। तो किस प्रकार अपन किए गए कार्य की गणना करेंगे, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे कार्य की गणना अपन कैसे करेंगे। तो देखो, यहां पे आपको कार्य का सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। आपके नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न डायरेक्ट सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं। प्रश्नों को ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करते, बस आपको एनसीईआरटी के सारे तथ्य अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। तो जब आप दो आवेशों को R1 से R2 दूरी तक लेके आते हो, तो जो किए गए कार्य का सूत्र है, वो किया गया कार्य जो है वो बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के, और जिसका सूत्र होता है KQ1 Q2 और गुणा कोष्ठक में 1/R2 माइनस 1/R1। बस इस सूत्र में सारे मान रख दो, जहां पे K की जगह आप मान रखोगे कूलाम के नियतांक का, जो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहां अपन सारे मान रख के देखते हैं। तो कार्य निकालना है तो मुझे K का मान रखना है सर्वप्रथम, इसको अपन नई स्लाइड से रख के देखते हैं। तो आपको यदि कार्य निकालना है तो K की जगह आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा में Q1 और Q2 12 और 8 माइक्रोकूलाम। तो ये हो जाएगा Q1 का मान 12 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान हो गया 8 गुणा 10 की घात -6, और ब्रैकेट में कोष्ठक में है 1/R2 माइनस 1/R1। अच्छा, R2 कितना है 4 सेंटीमीटर और R1 कितना है 10 सेंटीमीटर, और साथ में सेंटी लगा हुआ हो, डेसी का मतलब 10 की घात -1, सेंटी का मतलब 10 की घात -2, मिली का मतलब 10 की घात -3, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9, पीको का मतलब 10 की घात -12 होता है मेरे भाइयों। तो यहां अपन दोनों मान रख देते हैं, R2 की जगह 4 सेंटीमीटर, R1 की जगह 10 सेंटीमीटर। तो 1/R2 यानी 4 गुणा 10 की घात -2 माइनस 1/R1 यानी 10 गुणा 10 की घात -2। अब ये 10 की घात -2 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात +2 हो जाएगा, और 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100,
10 का स्क्वायर यानी 100 बन जाएगा। अच्छा, बाहर जो आपको टर्म नजर आ रही है इसको आप गुणा कर सकते हो, 12 गुणा 9 108 गुणा 8, 108 गुणा 8 आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 864 गुणा 10 की घात -6 और -6, 10 की घात माइनस का 12 है और 10 की घात प्लस का 9 है, माइनस का 12 और प्लस का 9, पीछे 10 की घात -3 बच गया। अच्छा, अब कोष्ठक में देखना जरा, 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा, तो 100/4 -100/10। अच्छा, 100/4 करोगे तो हो जाएगा 25, 4 से 100 कटा 25 बार और 10 से 100 कटा 10 बार, 25 में से 10 गया यानी साथ में आ जाएगा 15, तो W बराबर हो गया 864 गुणा 10 की घात -3 और गुणा में आ गया आपके पास 15। अब आपको इन तीनों को, पहले तो 864 को आपको गुणा करना है किससे, 15 से, 864 को 15 से गुणा करना है, फिर 10 की घात -3 ऋणात्मक घात बताता है, पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, तो 864 का अपन 15 से गुणा कर लेते हैं, 864 गुणा 15, तो 15 चौक 60 का 0, हसल लगी 6, 15 छंग 90, 90 और 6 96, 96 का 6, हसल लगी 9, 15 8 120 और 9 129, यानी 12,960 मिला। इन दोनों का गुणनफल 12,960 और 10 की घात -3 यानी पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, तो 12.96 यानी लगभग 13 जूल जो है यहां आपको कार्य करना पड़ेगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 13 जूल। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। बस दो आवेशों को R1 से R2 दूरी तक लाने में किए गए कार्य का सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए, और ये सूत्र है आपके पास KQ1Q2, K गुणा Q1 गुणा Q2 और कोष्ठक में 1/R2 माइनस 1/R1, है ना। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निर्वात में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। किसी भी आवेश से निकलने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है उसका मान किस प्रकार निकाला जाता है। किसी भी आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, Q आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होता है। किसी भी आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कितना होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/ε0, जहां पे ε0 का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको 8.85 गुणा 10 की घात -12 से अपन प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे Q का मान क्या है, इकाई धनावेश, यानी Q का मान इकाई मतलब Q का मान आपको 1 रखना है, तो 1 कूलाम और बट्टा में ε0, तो ε0 ऊपर चला जाएगा तो 1/ε0 है, तो ऊपर जाएगा तो घात की मान -1 हो जाएगा, तो ε0 की घात -1। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत आसान सा प्रश्न था, बस एक छोटा सा तथ्य आपको ध्यान होना चाहिए जो गाउस के नियम का है कि किसी भी Q आवेश से संबंधित संपूर्ण फ्लक्स होता है Q/ε0। Q का मान 1 कूलाम दे रखा था तो 1/ε0, ε0 ऊपर गया तो घात में -1 आ गया। अगला प्रश्न देखना जरा, बोला एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अच्छा, संधारित्र आपको पता होगा किसको बोलते हैं, जब आप दो धातु की प्लेट जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखो और उस पर एक पर तो होता है धनावेश और दूसरी पर होता है उतना ही ऋणावेश। इधर जितना धनावेश है दूसरी पर उतना ही ऋणावेश है। अच्छा, अब आपने दोनों को किसी चालक तार से आपस में जोड़ दिया। आपने क्या किया, दोनों प्लेट को एक चालक तार के माध्यम से आपस में ऐसे जोड़ दिया दोनों प्लेटों को। तो जब अपन दो प्लेट को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हुआ, एक बार तो दोनों प्लेट का आवेश जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद जो आवेश मिलेगा वो आधा आधा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप यहां कुल आवेश की बात करोगे, चूंकि यहां पे
एक संधारित्र की दोनों प्लेट पर आवेश समान होता है, तो जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो आवेश हो जाएगा प्लस का Q और माइनस का Q। जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो ये कैंसिल होके कुल आवेश कितना हो जाएगा, शून्य। यानी आपका जो कैपेसिटर है या जो संधारित्र है उस पर आवेश खत्म हो जाएगा, यानी वो निरावेशित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कि आपका जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा, न कि आवेश दुगुना होगा, अनंत विभव होगा। बस दोनों संधारित्र जो है वो उनके आवेश आपस में जुड़ के जीरो बन जाएंगे, और जब आवेश ही जीरो हो गया इसका मतलब संधारित्र जो है वो निरावेशित हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल क्या होता है, किस पर निर्भर करता है। देखो, प्रतिरोधकता और चालकता, पहले अगर आपको बोले प्रतिरोधकता को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोधकता को आप रिप्रेजेंट करते हैं रॉ से। ये इसका सिंबल होता है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। केवल प्रतिरोधकता का बोले कि ये किस किस पर निर्भर करता है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दूसरा यह तापमान पर निर्भर करता है, और किसी पर भी निर्भर नहीं करती प्रतिरोधकता। अच्छा, दूसरा यदि आपको बोले चालकता किस पर निर्भर करती है, चालकता को अपन सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और चालकता भी इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरा तापमान पर। अच्छा, इन दोनों में क्या संबंध है, चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। 1/, प्रतिरोधकता कर दो तो वही चालकता होता है। अब आपको बोला है प्रतिरोधकता और चालकता का आप गुणनफल कर दो, यानी आप रॉ और सिग्मा को आपस में गुणा कर दो। तो अब देखो, रॉ को रॉ रहने देते हैं और सिग्मा को अपन क्या बोल सकते हैं, 1/ρ। तो रॉ से रॉ घट गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा क्या, 1। कहने का मतलब प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। दोनों का गुणनफल इकाई होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये तो किसी पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता और चालकता का जो गुणनफल है वो तो एक नियत संख्या है, और वो क्या है, 1। इसका मतलब प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। यदि आपको केवल प्रतिरोधकता या केवल चालकता के बारे में पूछा होता तो वो पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करते हैं। और यदि आप लोगों को याद भी हो तो प्रतिरोधकता का जो सूत्र है वो होता है m/ne², टॉ, जहां पे m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टॉ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल, है ना। और यदि मैं बात करूं चालकता, इसका उल्टा सूत्र बना दो, व्युत्क्रम कर दो, यानी अंश और हर को परिवर्तित कर दो, तो ne²τ/m, ये चालकता का सूत्र होता है। और जब आप दोनों को गुणा करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा कितना, 1 बचेगा। इसका मतलब चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। ये धारा घनत्व जिसको अपन J से प्रदर्शित करते हैं और जिसका सूत्र होता है धारा बटा क्षेत्रफल। ऊपर तो आती है विद्युत धारा और बट्टा में आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब आपको इसकी एसआई यूनिट, एसआई इकाई बनानी है भाई, एसआई मात्रक निकालना है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, और बट्टा में क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, यानी एम्पियर बट्टा मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी इकाई बन गई आपके पास। तो एम्पियर बट्टा मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही उत्तर है। और आपको धारा घनत्व का सूत्र भी मिल गया, विद्युत धारा बट्टे जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसी को अपन धारा घनत्व कहते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बोला है विभव मापी के प्रयोग से विद्युत वाहक बल E का एक सेल है जो L लंबाई पर संतुलित होता है। आप लोगों को पता हो तो एक विभव मापी में क्या होता है, एक कांस्टेंटन या मैग्नेट का लंबा वायर होता है, 4 से 10 मीटर लंबा। सामान्यतः आपने अपनी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर 10 मीटर लंबे वायर की एक विभव मापी देखी होगी, जिसमें इस प्रकार लगातार वायर घुमा हुआ होता है ना, और टोटल 1-1 मीटर के 10 वायर लगे हुए होते, 10 तार लगे हुए होते, जो एक मिश्र धातु कांस्टेंटन या मैग्नीन के बने हुए होते हैं। इसमें एक प्राथमिक
जो है परिपथ लगता है, जिसमें एक सेल लगता है, एक कुंजी लगती है ना, और साथ में इसमें एक रियोस्टेट भी लगता है, धारा नियंत्रक भी लगता है, RH। अच्छा, अब आप यहां क्या करते हो, द्वितीयक परिपथ में आप कोई सेल लगाते हो। जैसे यहां अपन ने जो सेल लगाया है, इसके साथ में अपन गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और फिर गैल्वेनोमीटर के साथ में अपन जॉकी, है ना, सर्पी कुंजी कनेक्ट करते हैं, और उस सर्पी कुंजी को तार पर अलग अलग जगह स्पर्श करवा के देखते हैं। जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दिखाता है, वहां अपन लंबाई माप लेते हैं, और उस लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। यहां पे इस लंबाई को आपने L बोला है ना, कैपिटल L बोला है। तो ये संतुलित लंबाई है एक सेल की, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। अब बोला है अगली बार अपन ने क्या किया, ये एक सेल की जगह अपन ने ऐसे ही दो सेल आपस में समांतर क्रम में यही दो सेल आपने आपस में कनेक्ट कर दिए, यही दो सेल आपने समांतर क्रम में लगा दिए, और इन दोनों से फिर आपने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और फिर से आपने एक जॉकी लगाई। बोला जब एक सेल था तब संतुलित लंबाई L मिल रही थी, एक की जगह दो सेल हो गए तो संतुलित लंबाई कितनी मिलेगी। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप सेल बदल दोगे तो जो उनके विद्युत वाहक बल का अनुपात होगा E1 बटा E2, वही संतुलित लंबाई का अनुपात होगा L1 बटा L2। यानी E1 बटा E2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटा L2। अच्छा, पहली बार केवल एक सेल था तो उसका विद्युत वाहक बल कितना, E, आपको पहले स्पष्ट तौर पे बोल रखा है। पहली बार एक सेल प्रयोग किया गया जिसका विद्युत वाहक बल E है, और उसकी संतुलित लंबाई L1 का मान कितना है, L है। तो E1 की जगह E आ जाएगा और L1 की जगह L आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर दूसरी बार आपने क्या किया, E विद्युत वाहक बल के दो सेल को, है ना, समांतर क्रम में लगाया है, तो सर अब तो दो सेल हो गए तो E और E 2E हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत। जब आप समांतर क्रम में सेल का संयोजन करते हो और उनका विद्युत वाहक बल समान हो, तो विद्युत वाहक बल, चाहे आप समान विद्युत वाहक बल के 5 सेल भी समांतर क्रम में लगाओगे ना, तो भी उनका विद्युत वाहक बल E ही रहेगा, है ना। यदि श्रेणी क्रम में लगाते हो तो विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाता है, पर समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान रहता है। यानी समांतर क्रम में लगाने के बाद में E2 का मान भी E ही होगा, और L2 आपको निकालना है। तो E से E कट गया तो यहां एक बच गया, L2 इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी L2 किसके बराबर होगा, L के। तो जितनी संतुलित लंबाई पहले मिल रही थी बाद में भी उतनी ही मिलेगी, यानी अब भी उत्तर इसका L होगा। यदि आपने बाद में श्रेणी क्रम में संयोजन किया होता ना मेरे भाइयों, तो विद्युत वाहक बल डबल हो जाता, E प्लस E 2E हो जाता, और जब विद्युत वाहक बल डबल होता है तो संतुलित लंबाई भी डबल हो जाती, यानी लंबाई L की जगह 2L हो जाती। तो बहुत आसान प्रश्न था और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न, किसी भी विभव मापी की यदि आप सुग्राहिता बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, वैसे लेटेस्ट जो नवीन एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनमें से विभव मापी हटा दिया गया है, और इस हिसाब से, और हमारा जो सिलेबस है वो नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पर आधारित ही रहता है। इसलिए ये टॉपिक वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी ऐसा, वैसे विभव मापी होता क्या है, विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर। और आदर्श वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं, जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो विभव मापी भी एक आदर्श वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। विभव मापी, विभव यानी वोल्टेज, मापी यानी मापने वाला, विभवांतर मापने वाला, और विभवांतर मापने वाली इकाई का तो वो नाम वोल्ट मीटर होता है। तो विभव मापी भी एक वोल्ट मीटर है, पर ये आदर्श वोल्ट मीटर है, आदर्श वोल्ट मीटर। और यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। शून्य विक्षेप क्यों, क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप लाना चाहते हो। शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इसका जो प्रतिरोध होता है, एक विभव मापी या आदर्श वोल्ट, एक
आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको विभव मापी से संबंधित ध्यान होनी चाहिए। और यदि आप विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाना चाहते हो तो आप उसमें जितना हो सके उतनी तार की लंबाई ज्यादा रखें। यही कारण है कि आप उस पर 10 मीटर लंबा तार लगा देते हो ऐसे मोड़ के, है ना। तो विभव मापी की जो सुग्राह्यता है वो बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाकर। जितना लंबा तार लगाओगे, 10 की जगह 20 मीटर तार लगा दोगे तो उसकी सुग्राह्यता और अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, किसी आवेशित कण को एक समान चाल से गति करवाई जाए तो क्या बनेगा। अच्छा, आवेशित कण से संबंधित 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। आवेशित कण, पहली बात, यदि आपका आवेशित कण स्थिर है, कहीं चल नहीं रहा, तो वो बनाता है विद्युत क्षेत्र। स्थिर जो आवेश है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनाता है। यदि आपका आवेश जो है वो समान चाल से गतिशील है, समान चाल से गतिशील, समान चाल से गतिशील है, तो वो विद्युत क्षेत्र तो बनाता ही है, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। और तीसरी बात, यदि आवेश असमान चाल से गतिशील है, चाल समान नहीं है, असमान चाल यानी त्वरित आवेश है, असमान चाल से गतिशील, असमान चाल से गतिशील आवेश जो है वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, तथा साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाता है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, नियत चाल से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है, और परिवर्ती चाल, है ना, या असमान चाल से गतिशील आवेश जिसकी चाल बदल रही है, या त्वरित आवेश, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाता है। हमको यहां पे बोला है समान चाल, समान चाल मतलब यहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित बस बेसिक प्रॉपर्टी, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठाया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न जिसकी बात अपन करते हैं, अच्छा, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। अच्छा, एक तो लंबे और सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको याद होना चाहिए, वो होता है म्यू नॉट I बट्टा 2 पाई R। बोला क्या है, एक लंबा और सीधा धारावाही चालक है और उससे दूरी कितनी है, R। अच्छा, ये एक धारावाही चालक है और इससे आप R दूरी पर उपस्थित है, और R दूरी पर उपस्थित जिसमें विद्युत धारा, धारावाही मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसकी वजह से R दूरी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र याद रखना है, म्यू नॉट I बटा 2 पाई R। आपको बोला है अब यदि उस बिंदु की दूरी को 2R बट्टा 3 कर दे तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अच्छा, R की जगह मुझे करना है 2R बट्टा 3, तो नए चुंबकीय क्षेत्र को मैं B डैश बोल देता हूं, तो म्यू नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। म्यू नॉट क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 जिसका मान होता है। अच्छा, धारा में भी परिवर्तन नहीं किया, 2 और पाई वैसे भी कांस्टेंट है, बदला सिर्फ किसको है, R को, तो R की जगह मुझे रखना है 2R बट्टा 3, तो ये 2 बट्टा 3 ऊपर चल के 3 बट्टा 2 बन जाएगा, यानी आगे आ जाएगा 3 बट्टा 2 और पीछे और क्या बचा, म्यू नॉट I और बट्टा 2 पाई R, और ये म्यू नॉट I बट्टा 2 पाई R क्या है, पुराना चुंबकीय क्षेत्र B, यानी जो नया चुंबकीय क्षेत्र B डैश है वो बराबर हो गया 3 बट्टा 2 इंटू B, 3 बट्टा 2B यानी 3B बट्टा 2, यानी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बहुत अच्छा प्रश्न था, सिर्फ हमने R के मान में परिवर्तन किया, R की जगह 2R बट्टा 3 कर दिया, तो ये जो 2 बट्टा 3 है ये ऊपर गया तो 3 बट्टा 2 बन गया, और बाकी सारे पद वही है जिसकी जगह अपन B लिख सकते हैं, यानी 3 बट्टा 2B, ये हो जाएगा नया चुंबकीय क्षेत्र। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। बस जरूरत है तो सूत्र याद रखने की, बस डायरेक्ट सूत्र पर आधारित प्रश्न 2022 के RUHS के पेपर में पूछे गए हैं, देख लो। एक आवेशित कण
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रूप से प्रवेश करता है तो उस कण का पथ कैसा होगा। अच्छा, ये भी एक टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र वाला, है ना। तो इसके अंदर जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसकी शुरुआत के 2-3 पेज के अंदर इसकी थ्योरी दी गई है कि जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा उसके पथ पे। तो इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, यदि आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रूप से प्रवेश करता है, समांतर रूप में प्रवेश करता है तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसका पथ जो है वो रेखीय पथ रहेगा, सीधा रेखीय पथ ही रहेगा यदि वो समांतर रूप से प्रवेश करता है। समांतर रूप से प्रवेश करता है तो उसका पथ रेखीय रहता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर एंट्री लेता है लंबवत रूप से, यदि लंबवत रूप से प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार बन जाता है। और यदि आपका आवेशित कण जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता हुआ प्रवेश करता है, यानी आपका जो कोण है वो ना ही 0 डिग्री हो, समांतर मतलब 0 डिग्री और लंबवत का मतलब है 90 डिग्री। यदि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोई कोण हो, कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, ऐसी स्थिति में आवेशित कण का पथ हो जाएगा कुंडलिनी पथ। कुंडलिनी पथ यानी स्पाइरल पथ, यानी आवेशित कण ऐसे स्प्रिंग की तरह आगे जाएगा, है ना। और वृत्तीय पथ में आवेश का कण जो है वो ऐसे यूं वृत्ताकार पथ बना लेगा, यूं मुड़ जाएगा, सर्कल बना लेगा। और यदि समांतर रूप से प्रवेश करता है तो आवेशित कण जो है वो सीधा निकल जाएगा, एकदम सीधा, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण समांतर रूप से प्रवेश करता है तो सीधा निकल जाता है, लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्तीय पथ में घूम जाता है, और यदि 0 और 90 डिग्री के बीच में किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसका कुंडलिनी पथ बन जाता है, यानी वो स्प्रिंग की तरह यूं घूमता घूमता आगे जाता है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। और किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है QVB sin थीटा, जहां पे Q का मतलब है आवेश, V है उसका वेग, B है चुंबकीय क्षेत्र का मान, और sin थीटा जहां थीटा है आवेश के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण, है ना। तो ये बहुत बेसिक, बहुत अच्छा प्रश्न था और उम्मीद करता हूं मैंने जो बातें बताई है ये आपको आगे भी जीवन भर, जीवन पर्यंत याद रहेगी। भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही हल्के से आप इसको सरल कर लोगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये फिर से एक टॉपिक है नति कोण पर आधारित, भूचुंबकत्व टॉपिक का है ये, और भूचुंबकत्व लेटेस्ट एनसीईआरटी से हट चुका है, इसीलिए अपन इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। अच्छा, नति कोण होता क्या है? देखो, जब चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल, कंपास की जो सुई है, जब अपन उसको मुक्त रूप से लटकाते हैं ना तो वो क्या करती है, वो ऐसे एकदम क्षैतिज नहीं रहती, वो थोड़ी सी ऊपर रहती है, थोड़ा सा क्षैतिज से कोण पर ऐसे झुकी हुई होती है, और इसी कोण को बोलते हैं नति कोण। कितने एंगल पे उठी हुई होगी वो सुई, और ये जो नति कोण का मान है भूमध्य रेखा के आसपास, या चुंबकीय निरक्ष की बात करें अपन, है ना, भौगोलिक निरक्ष नहीं, चुंबकीय निरक्ष, चुंबक के अनुसार जो देखो, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग है, और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव जो है वो अलग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो अगर निरक्ष के आसपास, चुंबकीय निरक्ष के आसपास तो आपकी जो सुई है वो एकदम सीधी रहती है, उसका नति कोण 0 डिग्री होता है। लेकिन यदि आप ध्रुवों पर चले जाओगे तो सुई एकदम यूं 90 डिग्री, यानी यूं सीधी खड़ी हो जाती है, एकदम जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको यहाँ 0 डिग्री की कोण की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा निरक्ष के साथ, निरक्ष यानी जिसको अपन इक्वेटर बोलते हैं, चुंबकीय निरक्ष, ध्यान रखना। और 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण पूछा जाता कि 90 डिग्री का नति कोण कब होता है, तो वो होता है चुंबकीय ध्रुवों पर यदि कोण बोले तो वो 90 डिग्री होता है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये भूचुंबकत्व वाला टॉपिक वर्तमान नई एनसीईआरटी में से हट चुका है, पर फिर भी आप लोग याद रखना कि पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है जो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और वो जो चुंबक है उससे बने वाले चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय सुई जो है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग भौगोलिक स्थिति पर क्या करती है, कुछ एंगल पे झुक जाती है, और क्षैतिज से वो जितना एंगल बनाएगी उसी को नति कोण बोलते हैं। और यह नति कोण ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, लेकिन निरक्ष पर
निरक्ष पर कितना होता है, निरक्ष पर यह कोण 0 डिग्री होता है। और निरक्ष से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, निरक्ष से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे आप निरक्ष से ध्रुवों की तरफ जाओगे वैसे वैसे कोण 0 डिग्री से बढ़ता 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 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग पर आधारित प्रश्न है ना। यंग द्विस्लिट प्रयोग में आपको बोला है प्रकाश की अधिकतम तीव्रता आपको दे रखी है IM, अधिकतम तीव्रता। तो बोला है यदि पथांतर 3 लैम्डा हो तो वहां पर तीव्रता क्या होगी। तो किसी भी स्थान पर, अच्छा यंग का द्विस्लिट जो प्रयोग है ये किससे संबंधित था पहले बताओ, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। तो पहली बात इस प्रश्न का सही उत्तर है यंग द्विस्लिट प्रयोग जो है वो व्यतिकरण पर आधारित है। और जिसके अनुसार क्या है, यंग द्विस्लिट प्रयोग के अनुसार कि यदि आप 2 स्लिट बना लो, 2 अत्यंत बिंदु आकार की स्लिट बना लो, उसके पीछे एक प्रकाश का स्रोत लगा दो, तो ये दोनों स्लिट जो है ये नए स्रोतों के जैसे व्यवहार करेगा, 2 कला संबंध स्रोतों की उत्पत्ति करेगा। और इन दोनों कला संबंध स्रोतों के सामने पर्दा रखोगे तो पर्दे पर एकांतर क्रम में चमकीली और फ्रिंजें, चमकीली और काली फ्रिंजें बनती है। और ये जो फ्रिंजें होती है चमकीली और काली, ये समान तीव्रता की होती है, समान तीव्रता की चमकीली व काली फ्रिंजें एकांतर क्रम में बन जाती है। इसी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है इसे, कि जब 2 कला संबंध स्रोतों से निकलने वाला प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है प्रकाश की तरंगें, तो सामने स्क्रीन पर एकांतर क्रम में चमकीले व काली फ्रिंजें बन जाती है। एकांतर मतलब बीच में चमकीली होगी, फिर दोनों तरफ काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर दोनों तरफ चमकीली, फिर दोनों तरफ काली, ऐसे चमकीली काली एकांतर क्रम में, सब समान चौड़ाई की और समान तीव्रता की। ध्यान रखना व्यतिकरण में जो भी फ्रिंजें बनती है उनकी तीव्रता समान होती है, समान तीव्रता और समान चौड़ाई की फ्रिंजें बन जाती है ना, समान चौड़ाई की फ्रिंजें बन जाती है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहा जाता है। लेकिन यदि अपन बीच में किसी बिंदु पर किसी फ्रिंज की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो उस तीव्रता का सूत्र होता है I बराबर अधिकतम तीव्रता गुणा cos स्क्वायर φ/2, जहां पे φ का मतलब होता है कलांतर और IM दिखाता है अधिकतम तीव्रता को। अब बात यह है कि मुझे पहले φ निकालना पड़ेगा, कलांतर निकालना पड़ेगा। पर कलांतर कैसे निकाले, हमको तो इस प्रश्न में पथांतर दे रखा है 3 लैम्डा, पथांतर को अपन डेल्टा से दिखाते हैं, पथांतर, और पथांतर आपको क्या दे रखा है 3 लैम्डा। पहले आपको पथांतर से कलांतर निकालना आना चाहिए, फिर वो कलांतर यहां φ की जगह रख दो, फिर cos थीटा का मान रख के उसका स्क्वायर करके IM से गुणा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। पर काम की बात यह है पथांतर और कलांतर में क्या संबंध होता है, तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है। पथांतर बट्टा लैम्डा बराबर होता है कलांतर बट्टा 2 पाई। तो यहां पथांतर आपको कितना दे रखा है 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा बट्टा लैम्डा बराबर φ बट्टा 2 पाई। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई इधर आके गुणा हो जाएगा, तो φ का मान आपको मिल जाएगा 3 गुणा 2 पाई यानी 6 पाई। अच्छा, अब मुझे निकालनी है तीव्रता। I बराबर होता है IM cos स्क्वायर φ/2। अच्छा, अब मुझे φ का यहां मान रखना पड़ेगा, तो I बराबर हो जाएगा IM cos स्क्वायर φ/2। φ की जगह आ गया 6 पाई और बट्टा में 2। अच्छा, यहां पे मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं, तो 2 से 6 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, यानी 3 पाई बन गया। तो I बराबर IM cos स्क्वायर 3 पाई। अच्छा, cos में ध्यान रखना आपको, यदि cos में पाई का सम गुणज है तो उसका मान +1 होता है, पाई का विषम गुणज है तो उसका मान -1 होता है। यहां पे जब आपने φ/2 किया तो 6 पाई बट्टा 2 यानी 3 पाई बन गया, और 3 पाई यानी पाई का विषम संख्या का गुणज है, तो cos 3 पाई का मान होता है -1, लेकिन उसका स्क्वायर भी करना है, तो I बराबर IM गुणा में -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 होता है, IM गुणा प्लस का 1, यानी उत्तर क्या आ जाएगा IM। यानी जहां आपका जो पथांतर 3 लैम्डा है वहां पे बनने वाली फ्रिंज की तीव्रता जो है वो समान होगी, उतनी ही होगी, IM ही होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था। अगला प्रश्न बोला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कक्षा 12 की एनसीईआरटी का छठा चैप्टर है ना, उसके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको आप ई से प्रदर्शित करते थे उसका मान किस पर निर्भर करता है। फैराडे के दो नियम थे। फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब भी किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होगी जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। यह था फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का दूसरा नियम है कि ये जो विद्युत वाहक बल है इसका मान जो है वो किसके बराबर होगा, इसका मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, यानी E बराबर होगा माइनस का डी फाई बटा डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी डी फाई बटा डी टी। आगे माइनस लेंज के नियम के कारण लगा कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करने के लिए ही यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करता है, वो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और किसी बात पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो गया संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। इसके अलावा जो बाकी विकल्प है प्रतिरोध पर, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, दशा के सापेक्ष झुकाव पर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत कि एक कुंडली लेते थे, उसके सामने एक चुंबक लाते थे और उसको पास में और दूर लेके जाते थे, तो कुंडली से जुड़ा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप दिखाई देता था। तो ये जो जब किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस ऑफ डी फाई बटा डी टी। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। बोला है यदि 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी का स्वप्रेरकत्व L का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी, अच्छा, और कुंडली में जो धारा है वो 10 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है। धारा में परिवर्तन की दर di बट्टा dt आपको दे रखा है ना। अच्छा, जहां भी दर का मतलब क्या होता है, बट्टा में dt लग जाएगा, बट्टा में समय आ जाएगा। धारा में परिवर्तन की दर यानी di बट्टा dt का मान आपको दे रखा है 10 एम्पियर प्रति सेकंड, है ना। आपको निकालना क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल E का सूत्र होता है माइनस का डी फाई बट्टा डी टी, लेकिन अपन फाई की जगह लिख सकते हैं एल आई। तो E बराबर हो गया माइनस का डी बट्टा डी टी, और फाई की जगह अपन एल आई लिख सकते हैं, जिसमें से एल नियतांक है तो एल बाहर आ जाएगा, यानी E बराबर हो गया माइनस का एल और गुणा में डी आई बट्टा डी टी। हमारे पास एल भी है और डी आई बट्टा डी टी भी है, दोनों का मान रख देते। यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे विरोध किया जाएगा, परिवर्तन का विरोध हो रहा है, इसीलिए आगे माइनस लगता है लेंज के नियम के अनुसार। तो E बराबर माइनस का एल, एल कितना दे रखा है आपको, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 और गुणा में डी आई बटा डी टी का मान है 10, यानी 10 की घात 1। 10 की घात माइनस 3 और 10 की घात 1, पीछे बचेगा 10 की घात माइनस का 2, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। 10 की घात माइनस 2 यानी पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ई का मान आ जाएगा 0.02 वोल्ट। आगे चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो, और यहाँ पे सही उत्तर है 0.02 वोल्ट। बहुत ही आसान प्रश्न था। फिर से सिर्फ आपको यह सूत्र याद होना चाहिए, E बराबर माइनस का डी फाई बटा डी टी, फाई की जगह एल आई लिख दिया, एल बाहर आ गया, तो E बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी। स्वप्रेरकत्व करके टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। उसी का स्वप्रेरकत्व टॉपिक के अंदर ये सीधा एनसीईआरटी का सूत्र है, और डायरेक्ट इस सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। देखो कितने आसान से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़ी ही आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। अगला प्रश्न,
विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? विस्थापन धारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगे टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। जब भी किसी मैक्सवेल के नियम में जब भी किसी कैपेसिटर को, किसी संधारित्र को आवेशित या निरावेशित किया जाता है, किसी संधारित्र को या तो आप आवेशित करते हो या निरावेशित करते हो, है ना। तो संधारित्र को जब आप आवेशित या निरावेशित करते हो, संधारित्र को आवेशित या निरावेशित करते हैं, आवेशित या निरावेशित, तब क्या होता है? आवेशित और निरावेशित होते समय उसकी दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं? विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और जब संधारित्र आवेशित या निरावेशित हो रहा होता है तो उसके मध्य का विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को अपन बोलते हैं विस्थापन धारा, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं अपन जिसको। और इस विस्थापन धारा का जो सूत्र है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता और गुणा में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी डी फाई बटा डी टी। यहां पे फाई का मतलब फ्लक्स, पर विद्युत फ्लक्स है तो नीचे ई लगा दो, चुंबकीय फ्लक्स में बी लगता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से। तो ये है एप्सिलॉन नॉट गुणा डी फाई बटा डी टी, पर फाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होना चाहिए। फ्लक्स में परिवर्तन की दर गुणा में निर्वात की विद्युतशीलता कर दो, यही होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का सूत्र। और डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से आपको यह सूत्र पूछा गया है, एप्सिलॉन नॉट गुणा डी फाई ई बटा डी टी। फिर से बहुत अच्छा प्रश्न और आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न बोला है यहां पे इस प्रश्न के अंदर आपको कि आपको इन चारों ऑप्शन में मात्रक के आधार पर बेमेल को पहचानना है ना। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको यहां पे एल, आर और सी तीनों का विमीय सूत्र याद होना चाहिए। तीनों का यदि आपको विमीय सूत्र याद है एल, आर और सी का, तो आप बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को सरल कर लोगे। और इन तीनों का विमीय सूत्र वैसे भी देखें तो एग्जाम की दृष्टि से इनका विमीय सूत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों के विमीय सूत्र यदि आप याद रखते हो तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सरल कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं L का जो विमीय सूत्र होता है वो है M1 L2 T-2 और A-2। ये है L का विमीय सूत्र, M1 L2 T-2 A-2। R का विमीय सूत्र होता है M1 L2 T-3 और A-2। -2 की जगह -3 करना है आपको, सिर्फ इतना सा परिवर्तन है। और यदि मैं C की बात करूं तो आपको क्या करना है, यहां पे M, L और A के तो चिन्ह बदल दो सिर्फ, यानी M-1 हो जाएगा, L2 की जगह L-2 हो जाएगा, A-2 की जगह A+ का 2 हो जाएगा, और T की घात आपको यहां पे लेनी है 4। तो ये जो है आपके पास तीनों के विमीय सूत्र हो गए। और ये तीनों विमीय सूत्र यदि आपको याद है तो आप आराम से इनमें से मात्रक के आधार पर बेमेल को पहचान लोगे। तो सबसे पहले आपको करना है L बट्टा R, एक एक करके सरल करके देखते हैं। पहले L बट्टा R करके देखते हैं। ऊपर L का विमीय सूत्र रख देते हैं, नीचे R का विमीय सूत्र रख देते हैं। L का विमीय सूत्र क्या है देखना, ये है M1 L2 T-2 A-2 बट्टा में R का विमीय सूत्र क्या है, M1 L2 T-3 A-2। तो समान वाले तो सारे कट जाएंगे, समान वाले सारे कट जाएंगे। T की घात -3 है तो ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो T की घात में माइनस का 2 और प्लस का 3, पीछे बचा क्या, T की घात 1। अच्छा, अब ये T की घात 1 बचा, चलो यहां पे लिख देते हैं, इसमें बचा T की घात 1। दूसरा है 1 बट्टा √LC, इसको भी सरल करके देख लेते हैं। 1 बट्टा √LC, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आपके पास 1 बट्टा
एल सी। अच्छा, 1/√LC, तो एल का विमीय सूत्र रख देते हैं। एल का विमीय सूत्र ये रहा आपके सामने, जो है आपके पास क्या भाई, M1L2 T-2 और A-2। पहले ये रख लेते हैं, M1L2 T-2 और A-2। उसके बाद में आपको किसका विमीय सूत्र रखना है, C का विमीय सूत्र। C का विमीय सूत्र कहां से लेके आए हैं, मैंने आपको अभी बताया, m की घात 1 की जगह -1 कर दो, l की घात 2 की जगह -2 कर दो, t की घात उसमें 4 रखनी है और a की घात -2 की जगह a की घात +2 कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा में है तो घाते घाते आपस में जुड़ जाएगी, तो m की घात 1 -1 यानी m की घात तो 0 हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये सब गुणा में है, तो बट्टा में देखो भाई, m की घात 1 गुणा m की घात -1 यानी m की घात 0, ये तो खत्म हो गया खेल इसका। l की घात 2 और l की घात -2, तो 2 - 2, l की घात भी 0 हो गई। t की घात -2 है और t की घात +4 है, यानी पीछे बचा क्या, t की घात 2 बच गई। अच्छा, a की घात -2 और +2 यानी a की घात 0 है, तो ये 0 वाले सारे हट गए, पीछे है t² का अंडर रूट, तो स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो पीछे बचेगा 1/t। अच्छा, पहले को सरल किया तो आया t, दूसरे को सरल किया तो आया 1/t, या 1/t को अपन बोल सकते हैं t की घात -1। चलो, अभी तक तो दोनों अलग आए हैं, बेमेल छाटना है, यानी इनमें से 3 तो समान आएंगे, चौथा अलग आएगा। तीसरा है √LC, इसको भी देख लेते हैं, √LC करके देख लेते हैं, यहां हमको क्या मिलता है। तो तीसरा है आपके पास अंडर रूट में LC कर लेते हैं। तो पहले L का विमीय सूत्र M1L2 T-2 और A-2, फिर है C का विमीय सूत्र जो आपके सामने है M-1 L-2, t की घात है 4 और a की घात है +2। अच्छा, तो ये हो गया m की घात 1 - 1 यानी m की घात तो 0 हो गई, l की घात 2 - 2, l की घात 0, t की घात -2 +4 यानी t की घात 2 और a की घात भी 0, घात 0 वाले हटा दो, t के स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या मिला, t, यानी तीसरे में भी t मिला, t की घात 1 मिला। अच्छा, ये 1/t था तो t की घात -1 हो गया था आपके पास, ये जो 1/t है इसको आप लिख सकते हो t की घात -1। तो अब हमको वैसे बेमेल मिल चुका है, देखो पहले में t की घात 1 आया, तीसरे में भी t की घात 1 आया, दूसरे में आया t की घात -1, तो यही बेमेल हो गया। चाहो तो फिर भी चौथा आप आराम से चेक कर सकते हो, चौथा है आपके पास R×C करके देख लेते हैं, R×C करके देख लो, तो R×C करने पर देखो R की जगह है M1L2 T-3 A-2। अच्छा, और C की जगह क्या है, M-1 L-2 t की घात 4 और a की घात +2। तो यहां पे देखो m की घात 1 - 1 यानी 0, l की घात 2 - 2 यानी 0, t की घात -3 +4, t की घात 1 बच गया, a की घात -2 यानी और +2, a की घात 0 बच गया। पीछे देखो 0 0 वाले हटा दो, यानी t की घात 1 ही बचा है, तो बाकी तीनों में t की घात 1 बच रहा है, केवल एक विकल्प को छोड़ के बाकी सब में t की घात 1 बच रहा है, लेकिन एक में t की घात -1 बच रहा है। तो यहाँ पे जो आपका बेमेल था, सबसे अलग था, वो आपको निकालना था। देखो थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था, पर ये तीनों विमीय सूत्र आपको रटने हैं, याद रखने हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न अगली बार, इस बार वाले एग्जाम में इन तीनों में से किसी एक के विमीय सूत्र वाला आ जाएगा। निम्न में से प्रतिरोध का विमीय सूत्र कौन सा है, R का मतलब प्रतिरोध, L का मतलब स्वप्रेरकत्व और C का मतलब है कैपेसिटेंस, धारिता, है ना। अच्छा, तो इनमें से किसी का भी आपको विमीय सूत्र पूछे तो आपको ध्यान रखना है, L का क्या है M1L2 T-2 A-2। अच्छा, R का -2 की जगह -3। अच्छा, C का M1 की जगह M-1, L2 की जगह L-2, A-2 की जगह A+2 और T की घात यहां पे 4 लग जाएगा। तो ये चारों विमीय सूत्र आपको याद करने हैं। बाकी जिस समय अपन विमीय ये सूत्र निकालना पड़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भी सही कि ये सूत्र कहां से आए।
अगला प्रश्न देखते हैं अपन। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको यहां बताई। एक 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात I1/I2 आपको दे रखा है। I1/I2 दे रखा है 1:2 यानी 1/2। अच्छा, 100% दक्षता है तो इसमें प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों पर वोल्टता का अनुपात क्या होगा, यानी आपको V1/V2 निकालना है। अच्छा, तो देखो आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित एक बात ध्यान रखनी है। किसी भी ट्रांसफार्मर में जो धारा का अनुपात होता है I1/I2, है ना, वो किसके बराबर होता है, वो V2/V1 के बराबर होता है। V2/V1, I1/I2 बराबर V2/V1, और यही V2/V1 को अपन N2/N1 भी बोलते हैं। N2 का मतलब है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, N1 का मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, V2 का मतलब है द्वितीय कुंडली का विभवांतर, V1 का मतलब है प्राथमिक कुंडली का विभवांतर। अच्छा, और I1 का मतलब है प्राथमिक कुंडली में धारा, I2 का मतलब है 2 मतलब द्वितीय कुंडली में धारा। चूंकि मुझे V2/V1 जो है उसकी जगह मैं I1/I2 का मान लिख सकता हूं, यानी मैं बोल सकता हूं V2/V1 जो है वो 1/2 के बराबर होगा, पर मुझे तो V1/V2 चाहिए। तो जब आप माया पक्ष का व्युत्क्रम करोगे V1/V2, तो ये दायां पक्ष भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, यानी उसका उत्तर हो जाएगा 2:1। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, धारा का जो अनुपात होता है विभवांतर का अनुपात उसका उल्टा होता है। यदि धारा 1:2 में है तो विभवांतर 2:1 में होगी। यदि धारा 3:4 में है तो विभवांतर आपका 4:3 में होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न, किसी भी E तथा B वेक्टर के चुंबकीय तरंग, अच्छा जिसमें E वेक्टर विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है और B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, तो विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा क्या होती है। एक छोटी सी लाइन जो विद्युत चुंबकीय तरंग की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या महत्वपूर्ण विशेषताएं करके एनसीईआरटी की बुक में कुछ 8-10 विशेषताएं दे रखी है, जिसमें बता रखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो प्रकाश के वेग से 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से निर्वात में या वायु में गतिशील होती है। निर्वात और वायु को छोड़ के अन्य माध्यम में इसकी स्पीड कम होती है। और उसके साथ में एक आपको जानकारी ये भी ध्यान रखनी है, यदि आप विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा निकालना चाहते हो तो जो तरंग संचरण की दिशा है वो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा में होती है। E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा में होती है। कहने का मतलब क्या, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है और इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस की तरफ है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणन या सदिश गुणन में जो दाहिने हाथ का नियम है उसके अनुसार आप विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा निकाल सकते हो, जिसके अनुसार आपको क्या करना है, दाहिने हाथ की उंगलियों को रखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यदि आप उसको मोड़ते हो तो वो मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जानी चाहिए। देखो अभी मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा में मेरी उंगलियां रखी है, मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ मेरी उंगलियां जा रही है, तो मेरा अंगूठा जो है वो दिखाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, यानी तरंग ऐसे आपकी तरफ आ रही होगी। यदि एक्स एक्सिस की दिशा में विद्युत क्षेत्र है, वाई एक्सिस की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जेड एक्सिस में आपकी तरफ, बाहर की तरफ आ रही होगी। तो E क्रॉस B की जो दिशा होती है, जिसको अपन दाहिने हाथ के नियम से निकालते हैं, दाहिने हाथ का नियम, वही जो दिशा है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, यानी E क्रॉस B की दिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु रहित करने में काम में ली जाती है, चिकित्सा उपकरण को रोगाणु रहित करने में जो काम में ली जाती है वो है पराबैंगनी
प्रकाश, यूवी प्रकाश, है ना। पराबैंगनी प्रकाश आप लोगों ने यदि देखा हो तो जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के बाद में जो उपकरण होते हैं ना, उनको डॉक्टर एक ऐसे बड़े से बॉक्स में डाल देते हैं, जिस बॉक्स में एक पिन लगा रखी होती है और उसका स्विच ऑन होता है, उसके अंदर ब्लू लाइट आ रही होती है ना। वो जो ब्लू लाइट है वो दिखाती है पराबैंगनी प्रकाश को, अल्ट्रा वायलेट रेज को दिखाती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती है, उसके ऊपर जो भी जर्म्स लगे हुए होते हैं उन सबको वो खत्म कर देती है। उसके ऊपर जो भी कीटाणु उत्पन्न हो चुके हैं ऑपरेशन करते समय, ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज उसको खत्म कर देते हैं। बाकी आपने दूसरी तरंगों का भी नाम सुना होगा, अवरक्त, इंफ्रारेड, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म रहती, पृथ्वी को गर्म रखने का काम है इसका। अच्छा, इसकी माध्यम से जो ये नाइट विजन वाले कैमरे हैं वो इंफ्रारेड पर आधारित बने हुए होते, है ना। अच्छा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन आपने सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगे लगी हुई होती है। पराबैंगनी प्रकाश का दूसरा काम क्या है, फिंगरप्रिंट ढूंढने। आपने देखा होगा सीआईडी वाले कभी किसी मूवी में, सीरियल में, तो वो वॉयलेट कलर की बैंगनी प्रकाश जो है वो डाल के क्या करते हैं, वो फिंगरप्रिंट पहचान लेते हैं। फर्जी दस्तावेजों का पहचान जो है वो पराबैंगनी प्रकाश की हेल्प से किया जाता है। एक तो फिंगरप्रिंट में इसका प्रयोग किया जाता है, फर्जी दस्तावेजों में इसका प्रयोग किया जाता है, फर्जी दस्तावेज। अच्छा, एक्स किरणों का काम क्या होता है, टूटी हड्डी का पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डी है तो एक्सरे करवाते हैं ना, किसी की हड्डी टूट जाती तो एक्सरे करवाते हैं। कैंसर ट्यूमर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर व ट्यूमर का इलाज। तो ऐसे करके बहुत सारी जानकारियां जो है वो मैंने आपके साथ साझा की। यहां पे बोला है चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु रहित किसकी मदद से किया जाता है, पराबैंगनी प्रकाश की सहायता से। और जो वाटर प्योरीफायर होते हैं, जल को शुद्ध करने वाले, जो आजकल वाटर प्योरीफायर घर में लगा रखे होते हैं, वो वाटर प्योरीफायर जो है वो भी यूवी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश पर आधारित होते हैं। तो कुछ और जानकारी है जो मैंने आपके साथ साझा की, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड, जिसकी वजह से हमारी धरती जो है वो गर्म है, और इसी की वजह से आप धुएं में फोटो खींचना चाहते हो ना, यदि आप धुएं या धूल में फोटो खींचना हो तो इंफ्रारेड कैमरा आता है, वो भी इसी पर आधारित होता है। अच्छा, माइक्रोवेव जो है वो पनडुब्बियों की लोकेशन बताने में भी काम आता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बोला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि 2 है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। अपवर्तनांक पता है और क्रांतिक कोण निकालना है। क्रांतिक कोण को दिखाया जाता है आईसी से। सिर्फ एक छोटा सा सूत्र, क्रांतिक कोण को दिखाया जाता है आईसी से। क्रांतिक कोण होता क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता है, यदि वह अभिलंब के साथ ऐसा कोण बनाए, अभिलंब के साथ बनने वाला वह कोण, यह है आपतन कोण, और यह अभिलंब के साथ, यह है आपतित प्रकाश की किरण। अभिलंब के साथ बनने वाला वह कोण जिस पर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम पर जाए तो वह तल के समांतर हो जाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बना लेती है दूसरे माध्यम में। कोण आर, परावर्तन कोण का मान जिसमें 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस कोण को अपन बोलते हैं कौन सा कोण, क्रांतिक कोण। और यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाएगी, यानी बाहर निकलेगी ही नहीं। इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रांतिक कोण वह कोण है जिस कोण से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो सघन माध्यम में अभिलंब के साथ बनने वाला वह कोण जिसकी वजह से जो अपवर्तित किरण है वो तल के समांतर हो जाए, यानी उसका अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसी
कोण को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण यदि निकालना तो एक सूत्र होता है साइन IC बराबर 1/μ, 1 अपवर्तनांक। तो यहां से लिख देते हैं अपन साइन IC बराबर 1 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक म्यू का मान आपको प्रश्न में 2 दे रखा है, यानी 1/2। अब आप जरा सोचो साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है? जब कोण का मान 30 डिग्री होता है ना? यानी IC की जगह कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। बहुत आसान प्रश्न था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं अपन फिर से। अच्छा, अगला प्रश्न क्या बोला है कि एक समबाहु प्रिज्म है। समबाहु प्रिज्म मतलब जिसकी प्रत्येक फलक जो है वो समबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित कर रही है। और समबाहु प्रिज्म है तो मेरे भाइयों आप मुझे ये बताओ, ये जो प्रिज्म में ऊपर जो प्रिज्म का कोण बनेगा जिसको ए से दिखाते हैं, ये कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। इसमें बोला है इसमें आपतन कोण और निर्गत कोण। देखो प्रिज्म में क्या होता है, जैसे यहां से ये आपतित प्रकाश की किरण आएगी। अच्छा, अब ये पहले बाहर है, वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो ये क्या होगा? ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो यहां बनने वाले कोण को I1 बोलते हैं, जिसको कहा जाता है आपतन कोण। फिर अगली सतह से ये प्रकाश की किरण फिर से बाहर निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है। और बाहर निकलते समय जो कोण बनाता है उसको अपन I2 से प्रदर्शित करते हैं, जिसको निर्गत कोण कहते हैं। ये है कौन सा कोण? आपतन कोण। और दूसरी तरफ बाहर निकलते समय जो कोण बनता है उसको अपन बोलते हैं निर्गत कोण। आपतन कोण और निर्गत कोण। और जब आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में समान हो जाए, ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं जो न्यूनतम विचलन की परिस्थिति आ जाएगी। न्यूनतम विचलन की परिस्थिति। और ऐसी स्थिति में आपको विचलन कोण निकालना है और विचलन कोण का सूत्र आपको याद रखना है। वैसे आपको विचलन कोण I1 और I2 दोनों का मान समान हो गया है। I1 बराबर I2 दोनों समान हो गए हैं और दोनों को अपन I से प्रदर्शित कर सकते हैं। और I1 और I2 दोनों का जो मान है या फिर जो ये I का मान है, यह आपको दे रखा है 3/4 कर दो प्रिज्म के कोण का। और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो I का मान है 3/4 गुणा प्रिज्म का कोण, यानी 3/4 गुणा 60 डिग्री। 4 से 60 कट गया 15 बार, 3 गुणा 15 यानी 45 डिग्री। ये आपके पास किसका मान आ गया? I1 और I2 का। आपको विचलन कोण निकालना है तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण का सूत्र होता है I1 + I2 - A। सिर्फ इस सूत्र में मान रखना है आपको, I1 + I2 - A। बोला है I1 और I2 दोनों समान है, दोनों का मान है प्रिज्म के कोण का 3/4। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि यहां समबाहु की बात की है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अच्छा, अब I1 + I2 - A करो और आपको विचलन कोण मिल जाएगा। तो यहां से आप कर लो I1 कितना? 45 डिग्री प्लस I2 भी 45 डिग्री माइनस A प्रिज्म कोण 60 डिग्री। तो 45 और 45 90, 90 में से 60 गया यानी 30 डिग्री जो है यहां पे आपको कोण मिला विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या होता है? आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत प्रकाश की किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है। आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत, आपतित प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाओ और निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाओ तो उनके मध्य जो बनने वाला कोण होता है उसी को अपन विचलन कोण कहते हैं मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। अभी इसी श्रृंखला के कुछ और प्रश्न भी है आपके सामने। अगला प्रश्न, एक खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस की आपको पावर दे रखी है, क्षमता दे रखी है, 5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर। अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्ट लेंस, पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। अभिनेत्र यानी आई लेंस, आंख वाला लेंस है ना, जिसको PE से दिखाते हैं। पहले मुझे दोनों की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/पावर। 1/पावर कर दो तो आपके पास दोनों की फोकल लेंथ आ जाएगी। तो 1/P कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदृश्यक लेंस के लिए पहले फोकस दूरी निकालते हैं। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस जिसकी फोकस दूरी निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 1/P यानी 1/5 करना पड़ेगा। 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। इसको मैं क्या कर देता हूं? 100 से गुणा कर देता हूं तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर है ना। अब मुझे अभिनेत्र लेंस की भी
फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को अपन दिखाते हैं किससे, FE से। इसके लिए भी 1 पावर करना पड़ेगा, 1 लेंस की शक्ति करनी पड़ेगी। 1 पावर की यूनिट होती है डायप्चर, तो इसकी शक्ति 20 है, तो मुझे 1/20 करना पड़ेगा। 1/20 करोगे तो आएगा 0.05 मीटर, लेकिन यदि मैं इसको 100 से गुणा करूंगा तो ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब मुझे यहां पे पूछा क्या है, इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। बस आपको सूत्र याद रखना है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता होती है माइनस का F0/FE। बस इस सूत्र में मान रखना है। तो माइनस का F0 कितना 20 और बटा में FE कितना 5, 20/5 यानी 4, माइनस का 4 यानी इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। वैसे इसका एक और केस भी होता है, यदि स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने तो आपके पास आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है माइनस का F0 गुणा FE और ब्रैकेट में 1 प्लस D/FE, जहां पे D का मान 25 रखना होता है। जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनाने को बोले तो ये सूत्र, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाने को बोले तो ये सूत्र, दोनों डायरेक्ट एनसीईआरटी के सूत्र है। आपका काम था पहले दोनों शक्ति को 1 से विभाजित करके फोकस दूरी निकालना, उसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करना, फिर सूत्र में मान रखना। केवल 3 काम इस प्रश्न के अंदर हमको करने पड़े। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन क्या बोला है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है तो उसके लिए ध्रुवण कोण क्या होगा। अच्छा, ये भी ध्रुवण टॉपिक नई एनसीईआरटी से हट चुका है, बट फिर भी हम ध्रुवण कोण के लिए डायरेक्ट सूत्र में लिख रहा हूं tan IP बराबर म्यू। इस सूत्र से आप IP यानी ध्रुवण कोण निकाल सकते हो। तो म्यू यानी अपवर्तनांक आपको √3 दे रखा है, तो यहां पे हो जाएगा tan IP बराबर √3, और यहां IP ध्रुवण कोण को दिखाता है, तो tan में √3 मान कब मिलता है, जब ध्रुवण कोण का मान क्या होगा 60 डिग्री। तो यहां पे ध्रुवण कोण जिसको अपन IP से दिखाते हैं उसका मान आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री। इसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी से हट चुका है। तो हमारे एग्जाम में, आगामी समय में जो भी एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसमें इसके आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, एक स्लिट प्रयोग द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश विवर्तित होता है और इससे 5वां निम्निष्ठ बनता है जो केंद्रीय उच्चिष्ट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 मीटर। अच्छा, पहले तो आपको तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 5000 गुणा एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा आपको दे रखा है 5वां निम्निष्ठ। अच्छा, निम्निष्ठ बन रहा है, निम्निष्ठ का जो नंबर है n का मान वो आपके पास 5 दे रखा है। अच्छा, तीसरा केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी भी दे रखी है, यानी आपको x भी दे रखा है। दूरी को अपन x से प्रदर्शित करते हैं और x का मान दे रखा है 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 5 गुणा 10⁻³ मीटर, ये भी मान आपको दे रखा है। साथ में पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी जिसको अपन कैपिटल D से दिखाते हैं, पर्दे की दूरी को कैपिटल D से दिखाते हैं, जो आपको 1 मीटर दे रखा है। आपको स्लिट की चौड़ाई निकालनी है, तो ये फ्रॉनहोफर का विवर्तन जो है उस पर आधारित प्रश्न है। फ्रॉनहोफर का विवर्तन, फ्रॉनहोफर का विवर्तन। फ्रॉनहोफर का विवर्तन, जिसके अनुसार यदि आपके पास एक सिंगल स्लिट हो तो सिंगल स्लिट के कारण जो है सामने आपको, देखो विवर्तन का मतलब क्या होता है, नुकीले किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। और विवर्तन में भी एकांतर क्रम में उच्चिष्ट व निम्निष्ठ बनते हैं, लेकिन उसकी जो है तीव्रता समान नहीं होती है। तो सबसे केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, बाद में धीरे धीरे जो है जो तीव्रता है वो कम होती रहती है विवर्तन के अंदर। अच्छा, यदि केंद्रीय उच्चिष्ट से किसी P बिंदु पर बनने वाली फ्रिंज की सेंटर से यदि दूरी x हो तो यहां पे एक सूत्र होता है पथांतर का, तो पथांतर बराबर होता है
ए इंटू साइन थीटा, ए साइन थीटा, जहां पे अपन साइन थीटा की जगह स्लिट और पर्दे की दूरी को यदि अपन कैपिटल डी से दिखाएं तो अपन साइन थीटा की जगह अपन क्या रखते हैं, एक्स बटा डी रखते हैं, है ना। थोड़ा सा ये मामला डिटेल वाला है, फिर भी मैं कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे कि साइन थीटा का मान अपन x बटा डी रखते हैं तो a गुणा x बटा डी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कोण बिंदु P पर ये जो फ्रिंज बन रही है, ये बनने वाला कोण बहुत छोटा होता है, और जब कोण छोटा होता है तो साइन थीटा की जगह आप टेन थीटा का मान रख सकते हो, तो टेन थीटा की जगह आपने x बटा डी रख दिया। अच्छा, अब यहां पे बोला है निम्निष्ठ बन रहा है, निम्निष्ठ। विवर्तन में निम्निष्ठ के लिए पथांतर का सूत्र होता है एन लैम्डा, तो डेल्टा की जगह एन लैम्डा रख देते हैं, तो एन लैम्डा बराबर स्मॉल ए गुणा में एक्स बटा डी, जहां पे स्मॉल ए होता है स्लिट का साइज, स्लिट जो है उसकी चौड़ाई। अब मुझे यहाँ पे स्लिट की चौड़ाई निकालनी है तो कैपिटल डी और एक्स का पक्षांतरण कर दो, यानी स्लिट की चौड़ाई का सूत्र होता है एन इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी और बट्टा में एक्स। मुझे सिर्फ ये चार मान यहां रखने हैं और मेरे पास स्लिट की चौड़ाई आ जाएगी। तो यहां पे पांचवा निम्निष्ठ बन रहा है तो एन का मान 5 आ जाएगा, गुणा में तरंग दैर्ध्य था 5000 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो 5000 एंगस्ट्रॉम इसका मान रख देते हैं, 5000 गुणा 10 की घात माइनस 10। अच्छा, पर्दे की दूरी 1 मीटर दे रखी है और x का मान आपको दे रखा है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट से फ्रिंज की दूरी है 5 मिलीमीटर, यानी x की जगह 5 मिलीमीटर रख सकते हैं, यानी 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 रख सकते हैं। 5 से 5 कट गया। अच्छा, ये 3 जीरो है, 3 जीरो यानी 10 की घात 3, और ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात 3 और 3 10 की घात 6 हो जाएगा। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो, देखो ये 3 है जीरो, 10 की घात 3 माइनस का 3 ऊपर गया तो ये भी प्लस का 3 हो गया, तो 10 की घात 6 और ऊपर 10 की घात माइनस 10 है। पीछे बचा क्या, 5 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब देखो माइनस 4 है तो मैं इसको क्या करता हूं, इसमें से माइनस 4 यानी 4 अंकों के बाद मैं दशमलव लगा सकता हूं, या फिर एक और काम भी किया जा सकता है, अपन यहां पे इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर, और 10 की घात माइनस 3 का मतलब मिलीमीटर होता है, यानी ए का मान आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ये आपके पास आ जाएगी स्लिट की चौड़ाई, जो कि सीधा सूत्र पर आधारित प्रश्न था, जिसमें आपको फ्रॉनहोफर के विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई निकालनी थी। बस आपको यहां पे भी जरूरत थी मेरे भाइयों तो सिर्फ ये सूत्र याद रखने की कि डेल्टा बराबर, डेल्टा का मतलब होता है पथांतर, पथांतर का सूत्र आपको याद रखना है सिर्फ, चाहे आपको एक्सपेरिमेंट पूरा याद नहीं हो। फ्रॉनहोफर के विवर्तन में पथांतर का सूत्र होता है ए गुणा एक्स बटा डी, जहां पे ए का मतलब होता है स्लिट की चौड़ाई, एक्स का मतलब होता है केंद्रीय उच्चिष्ट से जो बनने वाला निम्निष्ठ है उसकी दूरी। अच्छा, और कैपिटल डी का मतलब, बड़े डी का मतलब होता है स्लिट से पर्दे की दूरी, और पथांतर का मान निम्निष्ठ बनने पर एन लैम्डा रखना है, और पक्षांतरण करके अपन ने ए निकाला, स्लिट की चौड़ाई निकाली। स्लिट की चौड़ाई को अपन छोटे ए से दिखाते हैं। यदि आपको ये दो बातें याद रह जाती है तो आप इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से सरल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे समानुपाती होती है। देखो ध्यान रखना, दहली आवर्ती को अपन प्रदर्शित करते हैं म्यू नॉट से, म्यू नॉट से। यदि आपतित प्रकाश जो है उसकी आवर्ती दहली आवर्ती से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता है। दहली आवर्ती बोलते हैं वो न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उस न्यूनतम आवर्ती को अपन बोलते हैं दहली आवर्ती। यदि आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना चाहते हो तो आपकी जो आवर्ती है वो होनी चाहिए दहली आवर्ती से ज्यादा। अच्छा ध्यान रखना, दहली आवर्ती को म्यू नॉट से दिखाते हैं और स्रोत की आवर्ती को म्यू से दिखाते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती दहली आवर्ती से अधिक होगी तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार। और ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो तीव्रता पे
और दूसरा आपतित फोटोनों की संख्या। जितने ज्यादा फोटोन आकर सतह से टकराएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यानी आपतित प्रकाश के कारण उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसके समानुपाती होती है? वो होती है धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या के, या प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यदि आप 50 वॉट का बल्ब लगा रहे हो उसके बदले आप 100 वॉट का बल्ब लगा दोगे तो डबल पावर का बल्ब है, डबल तीव्रता का बल्ब है, तो इलेक्ट्रॉन भी डबल उत्सर्जित होंगे। पर शर्त यह है कि आपका जो बल्ब है, आपका जो प्रकाश का स्रोत है, उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा ही होनी चाहिए। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले किसी भी स्रोत से जब प्रकाश के फोटोन आकर किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि न्यूनतम आवृत्ति जिसकी आवश्यकता होती है उसको अपन देहली आवृत्ति बोलते हैं। और देहली आवृत्ति से आने वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसको अपन कार्यफलन भी कहते हैं। ये भी कुछ जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों, क्या बोला है? 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य का सीधा एक सूत्र होता है 12.27 बट्टा में अंडर रूट में वी एंगस्ट्रॉम, जहां पे V का मतलब होता है विभवांतर। इस सूत्र में मान रखो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य आपको सीधा मिल जाएगा। V का मान आपको 100 वोल्ट दे रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण बनने वाला जो तरंग दैर्ध्य होगा वो होगा 12.27 बट्टा में अंडर रूट का 100, इतने एंगस्ट्रॉम। 100 का अंडर रूट 10 होता है और जब आप 10 से विभाजित करोगे तो 0.1 अंक और आगे सरक जाएगा, यानी त्वरित इलेक्ट्रॉन के कारण 1.227 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की उत्पत्ति होगी। इस तरंग दैर्ध्य की वेव बनेगी। डी ब्रोगली ने अपनी एक परिकल्पना दी थी जिसके अनुसार प्रत्येक कण जो गतिशील है, हर गतिशील कण अपने साथ में एक तरंग बनाता है और उस तरंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो होता है डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर h बट्टा p या h बट्टा mv, जहां पे h का मतलब होता है क्या भाई? प्लांक का नियतांक, और p का मतलब होता है संवेग यानी द्रव्यमान गुणा वेग। p मतलब संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, m गुणा v। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य है इसका सूत्र होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन, त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का सूत्र 12.27 बट्टा अंडर रूट में v। लेकिन यहां जो v है ये वेग नहीं है, ये बड़ा V है और जो विभवांतर को दिखाता है। बस एक इस सूत्र से आप त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, डायरेक्ट सूत्र पर आधारित प्रश्न, त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य। आप लोगों ने अभी तक ये नोट किया होगा कि हम जो भी प्रश्न हल कर रहे हैं वो सारे प्रश्न डायरेक्ट सूत्रों पर आधारित प्रश्न है। बस आपको मान रख के जोड़ बाकी गुणा भाग करना आता है तो आप आराम से प्रश्न सरल कर लोगे। कोई भी प्रश्न सूत्र से हटकर नहीं पूछा जा रहा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला का। क्या बोला है? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग दे रखा है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो है 2h/2π। पहली बात, कोणीय संवेग mvr का मान होता है nh/2π, लेकिन इन्होंने संवेग दिया है 2h/2π। तो अगर आप तुलना करोगे तो पता चल रहा है कि n की जगह 2 आया है, यानी n का मान 2 है। कोणीय संवेग nh/2π होता है और nh/2π में n की जगह 2 आया है, यानी कक्षा की संख्या 2 हो गई। अब आपको निकालना क्या है? उस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है -13.6 बट्टा में n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां मान रख दो n का, तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी -13.6 बट्टा में n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 का स्क्वायर कितना? 4, -13.6 बट्टा में 4 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप 4 से विभाजित करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। सीधा नहीं पूछा कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालो, बोला उस कक्षा की ऊर्जा निकालो जहां कोणीय संवेग 2h/2π है। यदि कोणीय संवेग 3h/2π बोलता है, n का मान 3 हो जाता, यानी आपको कोणीय संवेग का सूत्र भी याद होना चाहिए
साथ साथ में ऊर्जा का सूत्र भी याद होना चाहिए। तो ये है ऊर्जा का सूत्र और ये है कोणीय संवेग का सूत्र। कोणीय संवेग के सूत्र से तुलना किया तो n मिल गया, उसी n को ऊर्जा के सूत्र में रखा तो ऊर्जा मिल गई। ये भी काफी अच्छा और बेसिक प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, नाभिक की त्रिज्या निकालनी है एल्यूमिनियम का, जिसके लिए Z का मान आपको दे रखा है 13 और A का मान आपको दे रखा है 27। Z मतलब परमाणु क्रमांक, A मतलब द्रव्यमान संख्या। नाभिक की त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर R0 गुणा A की घात 1/3, जहां पे R0 का मान होता है 1.2 फर्मी। फर्मी मतलब 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर, इसको अपन फर्मी बोलते हैं। सिर्फ यहां मान रखते हैं और एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या निकाल देते हैं। तो R बराबर R0 की जगह आ जाएगा 1.2 फर्मी गुणा A की घात 1/3। A का मान एल्यूमिनियम के लिए क्या है 27, 27 की घात 1/3, 27 की घात 1/3, 1/3 मतलब 27 का घनमूल, 27 का घनमूल क्या होता है 3। तो ये R का मान आ गया 1.2 फर्मी और गुणा में 3, तो 1.2 गुणा 3 यानी 12 × 36, 3.6 फर्मी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर था। बिल्कुल आसान प्रश्न था, फिर से डायरेक्ट सूत्र पर आधारित प्रश्न, जैसा कि आपको अभी तक देखने को मिल रहा है। बस आपको नाभिक की त्रिज्या का सूत्र पता होना चाहिए और वहां R0 का मान रख दो 1.2 फर्मी और साथ में A यानी उस नाभिक का द्रव्यमान संख्या जो 27 होती है। द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है, पर नाभिक की त्रिज्या में द्रव्यमान संख्या का योगदान होता है इस सूत्र के माध्यम से। यह सूत्र है नाभिक की त्रिज्या निकालने का। फिर से न्यूक्लियाई टॉपिक का डायरेक्ट एनसीईआरटी का सूत्र है, उसमें मान रखा और अपन ने प्रश्न हल कर दिया। अच्छा, अगला प्रश्न, एक रेडियो एक्टिव नाभिक है जो लगातार क्या कर रहा है, पहले माइनस अल्फा यानी अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन कर रहा है, फिर बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन कर रहा है, फिर वापस अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन कर रहा है, फिर गामा रेज का उत्सर्जन कर रहा है। अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा कण और गामा तरंगे, इनका उत्सर्जन करने के बाद में लास्ट में जो नाभिक बच गया उससे उसका मुझे क्या निकालना है, उसका मुझे द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक निकालना। तो सुनना पहले ध्यान से, जब अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, Z की और A की। अल्फा पार्टिकल की वजह से Z में तो 2, Z का मान 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है, यह ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल के, अल्फा कण के उत्सर्जन से Z के मान में 2 की कमी आती है, A के मान में 4 की कमी आती है। अच्छा, बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन से Z के मान में 1 की वृद्धि हो जाती है और A के मान में द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, और गामा रेज के उत्सर्जन से न तो Z के मान में परिवर्तन होता है और न ही A के मान में, न ही परमाणु क्रमांक में कोई वृद्धि या कमी होती है, न ही द्रव्यमान संख्या में। वापस बता रहा हूं, अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 2 से घट जाता है, द्रव्यमान संख्या 4 से घट जाती है। बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, द्रव्यमान संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, फिर से अल्फा पार्टिकल है, परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। और गामा रेज से न तो अल्फा पार्टिकल, न तो परमाणु संख्या परिवर्तित होती है, न ही द्रव्यमान संख्या। अच्छा, आपको बोला है प्रारंभ में द्रव्यमान संख्या 180 थी। अच्छा, द्रव्यमान संख्या 180 थी प्रारंभ में, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन हुआ तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आई। बीटा पार्टिकल की वजह से द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से अल्फा पार्टिकल की उत्सर्जन हुआ तो फिर से 4 की कमी आ गई। गामा की वजह से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 और 4 टोटल 8 की कमी आ गई, यानी आपके पास 172 जो है वो हो जाएगा अंतिम नाभिक का द्रव्यमान संख्या। अब बात करते हैं Z के मान पर क्या असर पड़ेगा। प्रारंभ में परमाणु क्रमांक 72 था। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से 2 की कमी आती है, बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन से 1 की वृद्धि होती है,
फिर अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से 2 की कमी आ जाएगी और गामा से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 172 में से 2 गया 170, फिर वापस 1 बढ़ गया, सॉरी 72 में से 2 गया 70 में फिर 1 बढ़ गया यानी 71, फिर वापस 2 की कमी होगी यानी 69। यानी अंतिम जो नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 172 होगी और उसका जो जेड है परमाणु क्रमांक है वो 69 होगा। बस ये इतनी थ्योरी आपको पता है तो आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। ये रेडियो एक्टिव से संबंधित प्रश्न यदि आपको पूछा जाए तो अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से जेड के मान में 2 की कमी, ए के मान में 4 की कमी। बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन से जेड के मान में 1 की वृद्धि, ए में कोई परिवर्तन नहीं। और गामा किरणों के उत्सर्जन से ना तो जेड बदलेगा ना ही ए बदलेगा। बहुत आसान भाषा में समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है एक्स और गेट का निर्गत वन कब मिलता है। वैसे ये गेट वाला हिस्सा भी नई एनसीईआरटी में से हट चुका है, बट फिर भी आपको बता देता हूं एक्स और गेट का क्या सिस्टम होता है। यदि इसमें दोनों इनपुट, दोनों निवेशी समान हो, समान मतलब या तो दोनों ही 0 हो या दोनों ही 1 हो, तो आपको आउटपुट में 0 मिलता है। और यदि दोनों असमान हो, दोनों असमान मतलब एक में 0 हो और एक में 1 हो, ऐसे केस में आपको जो आउटपुट है वो निर्गत है वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। और इसमें आउटपुट का जो सूत्र होता है y बराबर a बार b प्लस ए बी बार, ये सूत्र होता है। और जहां इसका जो चिन्ह होता है आपके पास एक्स और गेट का, ये एक्स और गेट का चिन्ह है जिसमें 2 इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट जो है उसको अपन y से प्रदर्शित करते हैं। और आपको बोला है एक्स और गेट में निर्गत 1 कब मिलता है। एक्स और गेट में 1 तभी मिलता है आपको आउटपुट में यदि इनपुट में दोनों इनपुट अलग अलग हो, एक में 0 हो एक में 1 हो। तो इसका सही उत्तर होगा एक निवेशी 1 होना चाहिए, दूसरा 0 होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। दोनों समान हो गए तो आउटपुट 0 मिल जाएगा, दोनों में 1 हुआ तो 0, दोनों में 0 हुआ तो भी 0, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एन प्रकार के अर्धचालक में कुल आवेश कितना होता है। चाहे कोई भी अर्धचालक हो, ध्यान रखना कैसा भी अर्धचालक हो उसका कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। कोई भी अर्धचालक आवेशित नहीं होता, उसका कुल आवेश हमेशा शून्य ही होता है, कुल आवेश हमेशा 0 होता है ना। तो इसका सही उत्तर शून्य होगा। ध्यान रखना अर्धचालक कभी भी आवेशित नहीं होते। हाँ, उनका नाम जो है पी प्रकार, एन प्रकार का अर्धचालक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है होल की तुलना में, और पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या ज्यादा होती है। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी प्रकार में होल की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की संख्याओं की तुलना में। बाकी आवेश किसी पर भी नहीं होता है, आवेश दोनों में संतुलित होता है, चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो चाहे एन प्रकार का, चाहे आपके पास प्योर, है ना, या इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, प्योर शुद्ध अर्धचालक हो, तो उनमें भी कोई आवेश नहीं होता। किसी भी अर्धचालक का कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। अगला प्रश्न आपके पास है, एक डायोड दिया गया है, बोला है ये कौन सी अभिनति में है। तो देखो ये डायोड है, आपको पता होगा किसी भी डायोड में जो ट्रायंगल बना हुआ होता है ये P को दिखाता है, और ये जो लाइन बनी हुई होती है त्रिभुज P को दिखाता है और लाइन N को दिखाता है। इधर मैंने इसको भू संपर्कित कर रखा है, भू संपर्कित का मतलब होता है 0 वोल्ट, दूसरी तरफ मैंने लगा रखा है प्लस का 5 वोल्ट, प्लस का 5 वोल्ट। तो ध्यान से सुनना, यहां P और N, यदि P का वोल्टेज, P का विभव ज्यादा हो और N का विभव कम हो, ध्यान रखना P का विभव ज्यादा हो और N का विभव कम हो, तो हम बोलते हैं अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं उसको। यदि P का विभव कम हो और N का विभव ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं डायोड है पश्च अभिनति में। यहां पे P को भू संपर्कित कर रखा है, भू संपर्कित मतलब 0 वोल्ट, और N को आपने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, तो N का विभव ज्यादा है P का कम है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दिया गया जो आयोड है वो उत्क्रम अभिनति में है। उत्क्रम मतलब पश्च अभिनति, रिवर्स बायस जिसको बोलते हैं, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
उम्मीद करता हूं आज की इस श्रृंखला में मैंने आपको जो भी प्रश्न समझाए हैं वो सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हालांकि ये श्रृंखला थोड़ी सी लंबी चल गई क्योंकि भाइयों मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रश्न हल करना नहीं था। मैं आपको हर प्रश्न को चैप्टर के साथ साथ में उसकी सप्रसंग उसकी व्याख्या भी करता जा रहा था। मैं उससे संबंधित सारी थ्योरी भी आपको साथ में बताता जा रहा था, समझाते हुए हल करवा रहा था। इसीलिए इस 33 प्रश्नों को हल करने में हमको थोड़ा ज्यादा समय लगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रश्न पेपर हल करना नहीं, इस प्रश्न पेपर में इन 33 प्रश्न पेपर से संबंधित कम से कम 100 बातें आपको नई सिखाना भी था। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत सारी नई बातें आपको सिखा पाया हूँगा और आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही लाभकारी रहा होगा। और ऐसे ही अपन फिर मिलते रहेंगे और ये RUHS का जो पेपर 2022 का है ये हमने हल करवाया और जितनी हो सके उतनी आसान भाषा में सारी बातें समझाने का प्रयास किया। आगे और मिलते रहेंगे फिर और नए पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। धन्यवाद।